So, hi everyone, I am Akanksha, currently a final year MBBS student at AIMS Delhi, and welcome to my channel. So, this is a video which I wanted to make. मतलब मैंने थोड़ा टाइम लिया एंड देन मैंने थोड़ा देखी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किन टॉपिक से आते हैं एंड देन फाइनली आई थॉट कि व्हाई नॉट मेक अ वीडियो जिसमें मैं बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट में तुम्हें जो मोस्ट हाई यील्ड टॉपिक्स हैं प्लस जो थोड़े समझने में मुश्किल होते हैं या फिर उनको एक जगह कंपाइल कर दूं ताकि तुम एक बार रिवाइज करके जा पाओ या याद नहीं रहते तो तुम एक बार मेरे साथ ये टॉपिक पढ़ लो ताकि तुम्हें याद रहे एग्जाम में बिकॉज एग्जाम इज राउंड द कॉन्टेंट तुम अभी रिवाइज करोगे तो तुम्हें एग्जाम में जरूर याद आएगा सो दीज आर दी मस्ट नो टॉपिक्स विच यू शुड नो तो ये एक बार कर लेते हैं एंड दिस विल श्योर शॉर्ट फेच यू एट कुछ नहीं तो 2-3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली सो आई होप दिस इज यूजफुल इसको फटाफट से करेंगे ठीक है तो द टॉपिक्स वी विल बी डूइंग आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स का एक हम फ्लो चार्ट देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल नेट एटीपी कितना जनरेट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पीसीआर एंड ऑल दी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस बिगिन विद द टॉपिक ठीक है मैं कम वीडियोस बना रही हूँ डेफिनेटली बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करूँ तो इसलिए जब भी मेरे को टाइम मिलता है अच्छे से टाइम मिलता है तो मैं पूरा पढ़ के एंड देन ही बनाती हूँ रादर देन पुशिंग आउट कंटेंट की बस फॉर द सेक ऑफ कंटेंट में बना दूँ मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ बट आई एम ट्राइंग कि मतलब अगर तुम ये वीडियो देखो तो तुम्हारे लिए वर्थ इट हो ठीक है सो विद दिस लेट अस बिगिन तो सबसे पहले हमें देखना है जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम फटाफट से बस यहाँ पे नाम देखने वाले हैं हम सारा कुछ मतलब डिटेल में नहीं देखेंगे तो तुम्हें पता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स या तो मेंडेलियन टाइप के हो सकते हैं या नॉन मेंडेलियन हो सकते हैं तो जो नॉन मेंडेलियन है उसमें तुम्हें जो याद रखना है वो याद रखना है डाउन्स विच इज ट्राइजोमी 21 टर्नर्स एंड ऑल्सो क्लाइन फिल्टर तो क्लाइन फिल्टर में एक्स एक्स वाई होता है टर्नर्स में एक्स ओ होता है एंड डाउन से ट्राइजोमी 21 तो ये हो गया हमारी नॉन मेंडेलियन मेंडेलियन अगर मैं देखूँ तो मेंडेलियन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑटोसोमल एंड 6 क्रोमोसोम लिंक्ड 6 क्रोमोसोम लिंक्ड तो ये मेंडेलियन जो होते हैं वो एक्चुअली आर जीन म्यूटेशंस तो जो जीन म्यूटेशंस है उनको मेंडेलियन बोलते हैं बट इसमें तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम का ही ट्राइजोमी हो गया या एक क्रोमोसोम इसमें है ही नहीं इसमें एक क्रोमोसोम जो है वो 2 बार है तो वो नॉन मेंडेलियन है जिसमें जीन में म्यूटेशन है वो मेंडेलियन है अब इसमें ऑटोसोमल हो सकता है और सेक्स लिंक्ड हो सकता है ठीक है अब ऑटोसोमल में तुम्हें पता है ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकते हैं तो तुम्हें पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट फटाफट से खत्म कर देना है याद रखिए कि मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ठीक है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी तुमने याद कर लिया और पॉलीडेक्टाइली भी याद रख सकते हो तो पॉलीडेक्टाइली और मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ये तुम्हारे ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गए ठीक है अब तुम ऑटोसोमल रिसेसिव में आ जाओ तो ऑटोसोमल रिसेसिव में बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं तुम्हें एक पता होना चाहिए फिनाइल कीटोनूरिया फिनाइल कीटोनूरिया में क्या होता है जो फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन बनता है ना तो ये वाला जो एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज ये खराब हो जाता है तो इससे फिनाइल एलोनिन एक्यूमुलेट होने लगता है और टायरोसिन की डेफिशिएंसी हो जाती है अब टायरोसिन से मेलानिन बनता है तो वो भी नहीं बनेगा क्योंकि ये एंजाइम ही काम नहीं कर रहा और फिनाइल एलोनिन तुम्हारी बॉडी में बढ़ जाएगा यूरिन में आएगा ब्रेन में जाएगा और वो प्रॉब्लम्स कॉज करेगा तुम्हें नाम पता होना चाहिए फिनाइल कीटोनूरिया उसके अलावा तुम्हें पता होना चाहिए सिकल सेल एनीमिया जिसमें ग्लूटामिक एसिड से वलीन जो है एक अमाइनो एसिड का चेंज हो जाता है तो सिकल सेल एनीमिया हो गया थैलेसीमिया हो गया सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया ठीक है एंड उसके अलावा एल्बिनिज्म हो गया तो ये सारे एग्जाम्पल है किसके ऑटोसोमल रेसेसिव के ऑटोसोमल डोमिनेंट तुमने देख लिया मायोटोनिक डिस्ट्रोफी पॉलीडेक्टाइली अब सेक्स लिंक्ड जो वो है उस पे आते हैं तो इसमें तुम्हें पता है कि ये तो या तो एक्स लिंक्ड हो सकता है या वाई लिंक्ड हो सकता है तो अगर तुम्हें एक्स लिंक्ड याद रखना है तो तुम याद रख लो कलर ब्लाइंडनेस हीमोफिलिया और उसके अलावा डुचीन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी तो ये ध्यान रखना है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डुचीन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज एक्स लिंक ठीक है तो कलर ब्लाइंडनेस हीमोफिलिया एंड डुचीन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाई लिंक में तुम्हें याद होना चाहिए हाइपरट्राइकोसिस जो तुम्हारी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है ठीक है तो ये हो गया तुम्हारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो तुमने जेनेटिक डिसऑर्डर सब कर लिया जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लेते हैं फटाफट से देखो यार तुम्हें 2 चीजें पता होनी चाहिए सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कि एक जो साइकिल तुम्हारी चलती है वो होती है ओवरी में दूसरी जो होती है वो चल रही होती है यूट्रस में तो जो नाम है वो ओवेरियन साइकिल के अकॉर्डिंग भी दिए गए हैं यूट्रस के साइकिल के अकॉर्डिंग भी दिए गए हैं तो तुम सबसे पहले यूट्रस का देख लो डे 1 पे मान लेते हैं कि तुम्हारा यूट्रस ने ब्लीड करना स्टार्ट किया तो मेंस्ट्रुअल लाइनिंग जो है वो शेड हुई तो डे 5 तक शेड होती रही ठीक है तो ये मेंस्ट्रुअल फेज हो गया उसके बाद से धीरे धीरे तुम्हारा जो है वो यूट्रस ग्रो करेगा एंड देन अल्टीमेटली ग्रो करने के बाद एक हद तक ग्रो कर जाएगा विच इज ऑन डे 14th
तो जिसको हम बोलते हैं ग्रो कर रहा है, तो प्रोलिफरेशन, इसमें तुम्हारे सारे जो ग्लैंड्स हैं सारे वो प्लोरिफरेट कर करके बड़े होंगे। एक बार वो प्लोरिफरेट कर गए तो अब वो सिक्रीट करना स्टार्ट करेंगे, तो दैट इज नोन एज सिक्रीटरी फेज। तो डे 14 के बाद जो तुम्हारा है वो सिक्रीटरी फेज आता है। ओवरी में इसके करस्पॉन्डिंग क्या फेजेस चल रहे होते हैं, तो तुम्हें पता है कि ओवरी इज अ रिजर्व ऑफ अ लॉट ऑफ फॉलिकल्स, उसमें से कोई एक फॉलिकल जो है वो बड़ा होना स्टार्ट करता है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, फॉलिकुलर फेज, जिसमें से काफी सारे थोड़ा 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 बड़े होते हैं, बट अल्टीमेटली हर साइकिल में एक फॉलिकल जो है वो बहुत बड़ा होकर के ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ठीक है, तो जो ये फॉलिकुलर ग्रोथ हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसे नाम दे दिया फॉलिकुलर फेज। फिर एक डे 14 पे आता है ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज में ऐसा होता है कि जो तुम्हारा फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं वो साथ में एस्ट्रोजन भी रिलीज कर रहे हैं, एंड वो मैं भी तुम्हें बताऊंगी हार्मोन्स। तो अल्टीमेटली वो जो ग्राफिन फॉलिकल ग्रो कर गया उसने ओव्यूलेशन कर दिया, उसमें से जो ओवम था वो निकल गया, तो दैट इज ओव्यूलेटरी फेज। एंड देन दिस फॉलिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है, और कुछ टाइम के बाद से जब प्रेगनेंसी अगर नहीं होती तो फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स बन के खत्म हो जाता है। सो क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, ये कॉर्पस ल्यूटियम बना है, तो इसलिए इस फेज को हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। तो 14 डे से पहले हो गया फॉलिकुलर फेज, डे 14 इज ओव्यूलेटरी फेज, और उसके बाद से वी हैव ल्यूटियल फेज। अब क्वेश्चन जो इसमें मोस्टली पूछे जाते हैं वो मोस्टली आते हैं तुम्हारे उससे। ठीक है, तो अगर तुमसे मैं पूछूं कि हार्मोन्स तुम्हें अगर ड्रॉ करने हो तो तुम क्या हार्मोन्स ड्रॉ कर पाओगे, तो लेट मी टेल यू, ये तुम्हारा हो गया डे 14। पहले हम एस्ट्रोजन ड्रॉ करते हैं। तो तुम्हें पता है जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन फॉलिकल्स जो है वो सिक्रीट कर रहे हैं, तो एस्ट्रोजन धीरे 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 फॉलिकुलर फेज में तुम्हारा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद से एस्ट्रोजन जो है वो थोड़ा सा कम होना शुरू होता है, एंड देन अगेन जब कॉर्पस ल्यूटियम आता है तब वापस से उसकी एक पीक आती है, एंड देन फिर वो खत्म हो जाता है। तो अगर तुमसे पूछते हैं कि दो पीक किसकी आती है, तो एस्ट्रोजन की आती है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि प्रोजेस्ट्रॉन क्या होगा, तो तुम्हें पता है कि प्रोजेस्ट्रॉन जो है, प्रोजेस्ट्रॉन फॉलिकुलर फेज में नहीं रिलीज होता, मतलब फॉलिकल्स प्रोजेस्ट्रॉन नहीं बनाते, फॉलिकल सिर्फ एस्ट्रोजन बनाते हैं। ठीक है, तो वो कम ही रहता है, कम ही रहता है। एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि जब तुम्हारा ल्यूटियल फेज आता है तो कॉर्पस ल्यूटियम तुम्हारा प्रोजेस्ट्रॉन बनाता है, और वो खूब सारा प्रोजेस्ट्रॉन बनाता है, तो फिर तुम्हारा प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ता है। तो प्रोजेस्ट्रॉन की सिर्फ एक ही पीक आती है, और वो आती है तुम्हारा ल्यूटियल फेज में। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रोजेस्ट्रॉन हो गया। सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें ड्रॉ करना है एलएच, तो तुम्हें पता होना चाहिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो इनहिबिट करते हैं तुम्हारे गोनाडोट्रोपिन्स को, एलएच एफएसएच को। लेकिन जब पर्टिकुलरली जब तुम्हारा ओव्यूलेटरी फेज आता है ना डे 14, तो वहां पे एस्ट्रोजन सर्ज, वहां पे ना एलएच सर्ज होता है। जब थोड़ा एस्ट्रोजन जब एक हद से ज्यादा हो जाता है तो वो एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देता है और एलएच को और ज्यादा बढ़ाता है। तो नॉर्मली तो जो तुम्हारा एलएच है वो इनहिबिटेड रहेगा। ठीक है, इसको मैं अगर इसी में ड्रॉ करने की जगह यहाँ पे नीचे ड्रॉ करूँ, इसको कंटिन्यू कर लेता है। तो अगर मैं ड्रॉ करूँ कि तुम्हारा एलएच किस तरीके से होगा, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा एलएच जो है वो शुरू में तो कम है क्योंकि उसने एस्ट्रोजन ने इनहिबिट कर रखा है, लेकिन ये जस्ट ओव्यूलेशन से जस्ट ओव्यूलेशन के पास ये बढ़ता है और फिर वापस से ये कम हो जाता है। और अगर मैं इस टाइम पे तुम्हें ड्रॉ करना हो प्रोजेस्ट्रॉन, तो सिमिलरली प्रोजेस्ट्रॉन भी तुम्हारा इनहिबिटेड रहता है। तो प्रोजेस्ट्रॉन भी इनहिबिटेड रहता है, वो हल्का सा एलएच से ज्यादा होता है शुरू में, फिर वो कम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से ये वापस से यहाँ पे बढ़ता है, एंड देन वापस से ये कम हो जाता है। तो तुम्हें जस्ट पता होना चाहिए कि जब डे 14 है ना, तब तुम्हारा एलएच जो है उसका एक सर्ज होता है, ओव्यूलेटरी सर्ज, एंड यही जो एलएच का सर्ज है यही ओव्यूलेशन करवाता है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए एलएच। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा एलएच, और ये हो गया तुम्हारा एफएसएच। तो इस तरीके से हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जो है वो कर ली। तो अब हमारे पास हो गया है, हमने क्या क्या टॉपिक्स कर लिए अब हम देख ले। तो हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी कर लिया और हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कर ली। तो अब हम आ जाते हैं कि नेट एटीपी कितना प्रोड्यूस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन से। सो द रीजन फॉर मी डूइंग दिस टॉपिक इज कि देखो तुम्हें पता तो होगा कि मैं अब तुम्हें अभी ये नहीं पढ़ा सकती कि ग्लाइकोलिसिस होती है उसके बाद से क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उतना मैं डिटेल में नहीं जा रही, बट मैं तुम्हें इतना जरूर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि तुम्हें याद क्या होना चाहिए। तो तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस के जब स्टेप्स हो रहे होते हैं तो शुरू के स्टेप्स में एटीपी कंज्यूम होती है, तो 2 एटीपी कंज्यूम हो जाती है। फिर नेक्स्ट के स्टेप्स में 4 एटीपी प्रोड्यूस होती है, और साथ में 2 एनएडीएच भी प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल गया, अब इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। तुम्हें पता है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सीसेटोन फॉस्फेट, तो अल्टीमेटली डीएचएपी भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाते हैं, और यहाँ से फर्दर जो भी चेन साइकिल रिएक्शंस होते हैं, चाहे तुम्हारा क्या कहते हैं फर्दर ग्लाइकोलिसिस हो गया या फिर इवन क्रेब्स साइकिल,
ये 2 बार होता है, तो एक बार में जितने चीज़ें बनेंगी उसका तुम्हें डबल करना होगा इसके बाद। तो 2 एटीपी हमने कंज्यूम की, 4 बना ली, तो नेट एटीपी जो तुम्हें ग्लाइकोलिसिस से मिली वो हो गई 2 एटीपी और साथ में 2 NADH। तुम्हें ये चीज़ भी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि 1 NADH करिस्पॉन्ड्स टू 3 ATP का प्रोडक्शन एंड 1 FADH2 करिस्पॉन्ड्स टू 2 ATP का प्रोडक्शन। वो क्यों होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, मैं वो भी तुम्हें बताऊंगी। तो अभी हमारे पास नेट 2 ATP और यहाँ से हमें मिल चुके हैं 2 NADH विच विल करिस्पॉन्ड टू 6 ATP हो गया है, यानी ग्लाइकोलिसिस से नेट हमारे पास 8 ATP आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप होता है जो कि होता है कि पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में एसिटाइल कोएंजाइम है, यहाँ पे भी तुम्हारा 2 NADH बनते हैं, तो विच विल अगेन करिस्पॉन्ड टू व्हाट 6 ATP। ठीक है, तो तुम्हें ये हो गया 2 NADH विच इज 6 ATP। फिर अब हम आ जाते हैं क्रेब्स साइकिल में। तो तुम्हें पता है कि क्रेब्स साइकिल 2 बार होगी, तो एक बार अगर हम देखें कि एक बार क्रेब्स साइकिल में क्या क्या प्रोड्यूस होगा, तो एक बार क्रेब्स साइकिल में 3 NADH, 1 FADH2 और 1 GTP या ATP प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया टोटल 3 अगर तुम कर लो 9, 1 इंटू इससे कितना हो रहा है 2, तो 2 एंड 1 ATP इज 1, दिस इज टोटल हाउ मच 12। बट तुम्हें क्या करना है, इसका डबल करना है क्योंकि 2 बार होगी ATP, 2 बार होगी ये साइकिल, राइट। तो दैट विल बिकम 24। तो 24 जो है नेट ATP आ गया तुम्हारा क्रेब्स साइकिल से, तुम्हारे नेट 6 ATP आ गया लिंक रिएक्शन से एंड नेट 8 ATP आ गया तुम्हारे ग्लाइकोलिसिस से। तो टोटल ये कितना हो गया 38 ATP। तो नेट 38 ATP प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया में, बट हमारे अंदर तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, ये NADH जो बना है ना ग्लाइकोलिसिस में, वो साइटोप्लाज्म में बना है और वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे नहीं जा सकता, एक शटल होती है जिसके थ्रू ही जा पाता है। तो अगर नेट तो टोटल इतने भी बन सकते हैं, बट उसको पंप करने में माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कई बार होता है 2 ATP यूटिलाइज हो जाते हैं, तो इसलिए अल्टीमेटली जो बचते हैं 36 ATP बनते हैं। तो तुमसे अगर पूछे यूकैरियोट्स में तो तुम 36 बोल दो, बैक्टीरिया में 38 ATP बोल दो, ठीक है। बट वो मैक्सिमम तो 38 है, वो भी बन सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब क्या है, तुम्हें पता है ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मान लो आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा ना एक F0 F1 पार्टिकल होता है जो बेसिकली कुछ नहीं करता है, यहाँ पे बहुत सारा H+ हमें क्या करना है, ग्रेडियंट बनाना है, जिसमें हमने इन जो इंटर मेम्ब्रेन ये जो स्पेस है इसमें हमें H+ बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है। और तुम्हें पता है कोई भी चीज़ अब हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट में जाती है, केमियो ऑस्मोसिस करती है, तो एनर्जी रिलीज होती है, हम उसी एनर्जी को यूज़ करके ATP बना लेंगे। तो ये जो फैक्टर जो ये तुम्हारा होता है ना कॉम्प्लेक्सेस, हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5, तो ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 5 है, यही अल्टीमेटली यहाँ पे जो तुमने ग्रेडियंट बनाया है H+ को, वो यहाँ से यहाँ भेजेगा और साथ में ATP जनरेट कर लेगा। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे भर भर के H+ भेजने हैं ताकि ग्रेडियंट बन जाए। तो यही चीज करने के लिए we have complexes, we have complex 1, we have complex 2, we have complex 3, we have complex 4 एंड अल्टीमेटली 5 से तो वो कॉम्प्लेक्स वो जो ग्रेडियंट है वो ब्रेक होगा। तो तुम्हें पता है कि हमने NADH बनाए बहुत सारे और हमने FADH बनाए, FADH2 बनाए। तो अल्टीमेटली ये जो है ना NADH और FADH2, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डाउन द ग्रेडियंट भेजते हैं एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है उससे वो H+ को पंप करते हैं इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो तुम्हें ये पाथवे पता होना चाहिए। पहले तो तुम ये ध्यान रख लो कि जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 3 है दैट इज ऑल्सो नोन एज साइटोक्रोम BC1, जो कॉम्प्लेक्स 4 है दैट इज ऑल्सो नोन एज साइटोक्रोम AA3, एंड इससे इसमें ले जाने का काम, मतलब कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में ले जाने का काम होता है साइटोक्रोम C का। तो साइटोक्रोम BC1 से साइटोक्रोम AA3 तक कौन लेके जा रहा है, साइटोक्रोम C। कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 तक जो ले जाने का काम है वो होता है यूबिक्विनोन का, ठीक है। अब मैं तुमसे बोलूँ तुम मुझे पाथवे बताओ, तो ये बहुत सिंपल है। अगर NADH यूज हो रहा है तो NADH इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 में भेजेगा, फिर कॉम्प्लेक्स 3 से वो 4 में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर FADH2 यूज हो रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स 2 से 3 में भेजेंगे और अल्टीमेटली 3 से 4 में तो सेम ही है। तो 1 से 3 से 4 इज NADH, 2 से 3 से 4 इज FADH2। अब तुम्हें ये भी बात बतानी चाहिए, एक NADH से सिर्फ 3 ATP बनते हैं और FADH2 से सिर्फ 2 बनते हैं। इसका रीजन क्या है, जब कॉम्प्लेक्स 1 पंप करता है ना तो ये भी अपनी तरफ से 4 H+ जो है वो डाउन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एक क्रिएट करता है। और सिमिलरली कॉम्प्लेक्स 3 से भी 4 और 4 से 2, तो 4 H+ जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 से पंप होते हैं, 2 H+ जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 से जाते हैं, 4 जो हैं वो 3 से जाते हैं। तो यहाँ से टोटल कितने जा रहे हैं, 6 H+,
ठीक है। और FADH2 कोई भी H+ पंप नहीं करता, तो जब FADH2 यूज होगा तो सिर्फ 6 H+ गए अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन गिरने, और ये 6 H+ सिर्फ 2 ATP बना पाते हैं। लेकिन जब 1 से 3 से 4 गया, जब NADH यूज हुआ तो वहां से कितने गए, 4, और इधर से भी टोटल 6 गए थे, तो टोटल कितने चले गए, 10 चले गए, राइट। तो उससे जो है तुम्हारे फिर 3 ATP बनते हैं। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ओके, तो ये तुम्हें अब पता चल चुका है इसके बारे में। तो तुम्हारा ETC भी हो गया। अब मुझे तुम्हें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं बताना, मुझे तुम्हें सिर्फ उसके स्टेप्स बताने, क्योंकि तुम्हें वो पता होना चाहिए थोड़े से। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पहले तो कैरी मुलिस ने दिया था, आई थिंक, है ना, इन द ईयर 1970 वो डिस्कवर होता है। उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एंड उसके अलावा उसके एनीलिंग एंड देन फर्दर वी हैव एक्सटेंशन। तो होता क्या है, तुमने एक DNA लिया, अब तुम्हें इसकी बहुत सारी कॉपीज बनानी है, तो तुमने एक ट्यूब में DNA डाल दिया, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स डाल दिए, टैक पॉलीमरेज एंजाइम डाल दिया, और अब ये बहुत सारी कॉपीज बनी, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा डीनेचुरेशन। जब तुम्हारे 2 DNA के स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट होंगे, तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेट होता है, तो ये 94 डिग्री सेल्सियस पे होता है, सेपरेट हो गया। अब तुम्हारे पास एक DNA का स्टैंड है, दूसरा DNA का स्टैंड है। अब ये मल्टीप्लाई होने के लिए पहले तो एक प्राइमर लगना जरूरी है यहाँ पे, तो इस प्राइमर लगने के स्टेप को हम बोलते हैं एनीलिंग, जो कि होती है 55 से 65 डिग्री सेल्सियस के पे, ठीक है। उसके बाद एनीलिंग के बाद इनको एक्सटेंड करवाना है, तो वो एक्सटेंशन होता है, वो होता है तुम्हारा 72 डिग्री सेल्सियस पे। इसके लिए हम एक टैक पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो यूज करते हैं। तो इतने मेरे को तुम्हें बताने थे, ये स्टेप्स तुम्हें बतानी चाहिए। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि अगर तुमने 10 साइकिल्स के लिए रन किया या तुमने 4 साइकिल्स के लिए रन किया PCR, तो कितने DNA बनेंगे, तो 2 to the power n कर देना होता है। एक साइकिल के लिए रन किया तो एक DNA से कितने बन जाएंगे, 2, है ना। तो सिमिलरली तो कितना हो गया, 2 to the power, ठीक है। तो अगर मान लो तुमने 2 साइकिल के लिए रन किया तो उन 2 से 4 बन जाएंगे, तो 2 to the power 2 हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 4। तो सिमिलर तुम्हें बस 2 to the power n करना है। सिमिलरली मुझे तुम्हें एक चीज़ और बतानी थी कि ओव्यूलेशन किस डे पे होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है N-14। ये क्यों होता है, क्योंकि तुम्हें मैंने बताया ना कि डे 14 पे ओव्यूलेशन हुआ एंड डे 28 पे उसके बाद से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हर विमेन का मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फेज है वो वैरी करता है, बट एक चीज़ जो फिक्स होती है वो सिक्रीटरी फेज फिक्स होता है, मतलब वो डे 14 से डे 28 फिक्स है। तो अगर किसी की साइकिल जो है वो 40 डेज की है, तो अगर तुम 40 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो बचे हुए दिन है, मतलब 40 में से अगर तुमने 14 सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो 26th डे है उसी पे उसका ओव्यूलेशन हुआ होगा। 26 डेज का उसका प्रोलिफरेटिव फेज होगा और बाकी 14 डेज उसका सिक्रीटरी होगा, क्योंकि सिक्रीटरी 14 फिक्स होता है। तो ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। अब मुझे तुम्हें बस एक चीज़ और बतानी है कि जो क्रोमोसोम्स के टाइप्स होते हैं, तो क्रोमोसोम्स की कई सारे टाइप्स होते हैं, तो तुम्हें वो पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो अगर तुम्हें पढ़ना है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने के लिए जो है तुम्हारा मेटाफेज होता है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेक करना है तो तुम मेटाफेज में देखते हो, और तुम्हें अगर शेप देखनी है तो वो तुम एनाफेज में देखते हो। क्यों एनाफेज में, क्योंकि मेटाफेज में सबसे पहले तो वो एक ही लेयर पे सारे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो तुम उनको काउंट कर सकते हो। एनाफेज में वो सेपरेट हुए, तो सेपरेट होने के बाद वो किस तरीके से सेपरेटेड है वो देखना बेस्ट होता है, तो वो शेप बताता है। तो तुम्हें पता है कि 4 तरीके के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारा P आर्म और Q आर्म बराबर है, मतलब जो तुम्हारा सेंट्रोमियर वो एकदम सेंटर में है, तो वो मेटासेंट्रिक है। वो थोड़ा सा ऊपर है, यानी P थोड़ा छोटा है Q से, तो वो तुम्हारा सब मेटासेंट्रिक है। वो बिल्कुल ही मतलब जस्ट यहाँ अगर तुम्हारा जो वो है वो एकदम ही मतलब जस्ट एच पे है, तो वो एक्रोसेंट्रिक है। और वो बिल्कुल एच पे ही है, मतलब एक ही आर्म है, P और Q दो है ही नहीं, तो वो टीलोसेंट्रिक है। तो जब P और Q दोनों बराबर है तो मेटा, थोड़ा छोटा है अगर P आर्म या शॉर्ट आर्म तो सब मेटा, काफी छोटा है तो एक्रो, और एकदम ही टिप पे है तो टीलोसेंट्रिक। इसका शेप क्या होगा, इसका शेप हो जाएगा V, क्योंकि जब ये पुल होगा तो एक आर्म और दूसरा आर्म ऐसे पुल होंगे ना, तो V। इसका जो शेप हो जाएगा ये हो जाएगा L, क्योंकि ये यहाँ पे है। इसका जो शेप होता है ये हो जाता है J, मतलब वो बहुत ही एकदम यहाँ पे, और इसका शेप हो जाता है I, मतलब ऐसा वाला I, तो VLJI, ठीक है। तो आई थिंक हमने सारे टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए हैं। अगर तुम देखो, हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स देख लिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल, नेट ATP, ETC, PCR एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, हमने सारे टॉपिक्स देख लिए। दिस इज जस्ट अ रिविजन वीडियो, बट आई थिंक ये काफ़ी तुम्हें फ्रूटफुल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्ट हाई टॉपिक्स हैं वो मैंने कवर किया, एंड आई एम प्रेटी श्योर इससे कुछ नहीं तो 2-3 क्वेश्चन हैं इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड, 2-3 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। सो इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच guys for watching it. See you in another video. All the very best for your need. Just keep trying, and don't let anything demotivate you. Just give your best shot.
and you will make it. Okay, so bye bye and see you in another video.